नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शुरुआत करते हैं खबरों की। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में दुर्घटना की खबर सामने आई है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजमेर में ही निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इमारत गिरने के बाद 4 लोगों के मलबे में दबने की भी आशंका बताई जा रही है और 4 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिन लोगों को बचाया गया है, फिलहाल ऐसी खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से इस समय की बड़ी खबर जो सामने आई है, वहां पर राजस्थान के अजमेर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अजमेर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर से छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन में ही अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। और वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे और अब तक प्रसाद माला और चढ़ाने की पाबंदी बताई जा रही थी। गृह विभाग ने ही संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी और नई गाइडलाइन के प्रावधान 5 फरवरी से लागू माने जाएंगे। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी 250 लोगों की शामिल होने की अनुमति होगी और इस लिमिट से ही बैंड वालों को भी अलग रखा गया है। बता दें आपको कि कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी और प्रदेश में अब हर समारोह में ही इसको लेकर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने के अब लोगों को ही रात भर आवाजाही की छूट रहेगी। हर तरह के समारोह और सार्वजनिक आयोजन के लिए भी वैक्सीन की डबल डोज वाले लोगों को ही शामिल हो सके, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर समारोह की पहली अनुमति लेनी होगी और सरकार कोरोना की तीसरी लहर में ही हर सप्ताह पाबंदियों की गाइडलाइन का रिव्यू कर रही है। पिछले 1.25 महीने में ही हर सप्ताह सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और आगे भी पाबंदियों में सरकार और छूट दे सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ही एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजस्थान के ही व्यक्ति से विवाह करने के बाद माइग्रेट होने वाली महिला अन्य प्रदेश के ही SC और ST और ओबीसी के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, लेकिन अगर वो जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर दे अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार है। दरअसल हनुमानगढ़ के ही नौहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी ने याचिका दायर कर बताया था कि वो पंजाब की रहने वाली है और उसकी शादी नौहर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई है। इसके बाद उसने ऐसी जाति प्रमाण पत्र के लिए नौहर तहसीलदार के पास आवेदन किया, लेकिन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के साल 2018 और 2020 में इसी तरह के मामलों में दिए गए फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जाति प्रमाण पत्र की हकदार हैं, ताकि इसके आधार पर नौकरी के अलावा राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं में देय लाभ ले सके। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही स्पष्ट कर चुका है और ऐसे में इसे आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जाए। यह आदेश किसी और आरक्षण से वंचित करने का नहीं है। कोर्ट का आदेश सिर्फ जाति प्रमाण पत्र तक सीमित है। न्यायाधीश मेहता ने हनुमानगढ़ के ही SDM को भी इस महिला को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि इस पर लिखा जाए ये सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा।
लोकसभा में शून्यकाल में ही दौसा सांसद जसकौर मीणा रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले दुराचार, इसके साथ ही रीट परीक्षा में जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, इससे पूरे प्रदेश में भाजपा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में चल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और रीट भर्ती घोटाले की एसओजी जांच को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मैं सदन के माध्यम से ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करती हूं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही रीट भर्ती में धांधली को लेकर सोशल मीडिया पर युवा मुखर हो गए हैं और सांसद की फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर सत्य प्रकाश टेलर ने लिखा है कि रीट भर्ती में बहुत बड़े पैमाने में ही धांधली हुई है, इसकी सीबीआई जांच शुरू कर दी जानी चाहिए। बेरोजगारी के साथ ही बहुत ज्यादा अन्याय होगा। अगर एक भी व्यक्ति फर्जी तरीके से लग गया तो रीट की पूरी दाल काली हो चुकी है और अब भी यदि सरकार उसको रद्द नहीं करती है तो ये अन्याय होगा, इसलिए पद बढ़ाकर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर भरत चौबीसा ने भी लिखा है कि रीट ने ही सबको रोजगार और काम धंधा दिया है। जैसे राजस्थान सरकार विपक्षी नेताओं को कोचिंग बुक प्रकाश और यूट्यूबर्स और मीडिया मोबाइल कंपनियों को ही, लेकिन जिसको रीट से वास्तविक रोजगार मिलना चाहिए था वो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की फुल कमीशन बैठक में ही आरएएस मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को कराने का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि आरपीएससी के ही चेयरमैन जसवंत राठी ने बताया कि मुख्य परीक्षा 2 दिन 2 पारियों में ही आयोजित की जाएगी और इस दौरान प्रदेश के ही 7 संभाग मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन होगा और जिसमें पहली पारी की परीक्षा जो होगी वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक और जबकि दूसरी पारी की परीक्षा होगी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होगी और परीक्षा 20,102 अभ्यर्थियों शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर छात्रों का विरोध अब भी जारी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि आरपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के ही सिलेबस में बदलाव किया गया है और लेकिन छात्रों को तैयारी का वक्त नहीं दिया गया, जिससे छात्रों की जो प्रॉपर तैयारी होती है वो नहीं हो पाई है। ऐसे में भर्ती परीक्षा की तारीख को ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए और राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी ने कहा कि आयोग की ओर से जारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही सभी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राठी ने बताया कि आरपीएससी की कार्य प्रणाली को भी अब यूपीएससी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सभी भर्ती परीक्षाओं का निर्धारित वक्त पर होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आरपीएससी का अध्ययन दल यूपीएससी की कार्य प्रणाली को देखने के लिए जाएगा और इस दल में ही आयोग के सदस्य और अधिकारी शामिल होंगे ताकि हम आरपीएससी में भी यूपीएससी की तर्ज पर ही अच्छे बदलाव ला सके। राठी ने बताया कि आरपीएससी की ओर से ही 10 जनवरी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सभी तक 20,700 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं। राठी ने यह भी कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों को कई भर्तियों के लिए आवेदन करते समय बार बार विवरण दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ऐसे में भविष्य में सभी आवेदन इसी प्रक्रिया से माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रीट में हुई गड़बड़ी का मामला गर्माता जा रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लामबंद होकर ही शुक्रवार को शहर के गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ ही आक्रोश व्यक्त कर रैली निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर रीट फिर कराने की मांग की है और रीट में हुई धांधली को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और धौलपुर में ही
जिले के ही सैकड़ों तादाद में रीट अभ्यर्थियों ने ही नामबंद होकर गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया। छात्र नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ ही रीट संपन्न कराने में नाकाम साबित रही है। परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक होने से ही अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। रीट में हुई धांधली से सरकार की व्यवस्था और सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन देकर ही रीट के परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार ने गंभीर होकर परीक्षा दोबारा नहीं कराई तो विरोध तेज करेंगे। रीट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए ही कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। कोटा डीआरएम पंकज शर्मा गुरुवार को ही भरतपुर पहुंचे थे और भरतपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ग्रामीणों को ही डीआरएम के आने की सूचना मिली तो वो पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंच गए और इस दौरान ही पूर्व सरपंच और ग्रामीणों का आरपीएफ थाना प्रभारी से ही विवाद हो गया। आरपीएफ के थाना प्रभारी ने ही पूर्व सरपंच और ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा कि वर्दी उतार दूंगा तो भरतपुर में नहीं रह सकोगे। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। डीआरएम पंकज शर्मा कल शाम को ही करीब 5 बजे पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। पूर्व सरपंच महेश वाल्मीकि को जैसे ही डीआरएम के आने की सूचना लगी वो ग्रामीणों को इकट्ठा कर डीआरएम से मिलने के लिए पिंगोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और आरपीएफ थाना प्रभारी निहाल सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि वे बिना सूचना दिए कैसे आ गए। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ही बताया कि डीआरएम से बात हो गई है। इस पर थाना प्रभारी ने ही ग्रामीणों से कहा कि जब तक मैं ना कहूं ज्ञापन नहीं देना और थाना प्रभारी की बात पर ग्रामीण भड़क गए और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और इतने में ही थाना प्रभारी निहाल सिंह ने ही पूर्व सरपंच महेश वाल्मीकि को ही धमकी देते हुए कहा कि वर्दी उतार दूंगा तो भरतपुर में रह नहीं पाओगे, किसी से भी कह देना। और इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मामला शांत करवाया। कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने डीआरएम को ज्ञापन दिया और थाना प्रभारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत भी की। प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह चप्पल में ही ब्लूटूथ छुपाकर लेके जा रहे थे, ऐसी खबर सामने आई है और जिसके बाद से ही बहुत सुनी होगी आपने। लेकिन जोधपुर में ही एक ऐसा तस्कर पकड़ा गया है जो चप्पल में छुपाकर 60 लाख रुपए की स्मैक ले जा रहा था और युवक ने ही अपने चप्पल की सिलाई अधेड़ कर ही उसके अंदर स्मैक को छुपा लिया था, लेकिन पुलिस की नजर से वो नहीं बच पाया। जोधपुर के ही शहर में पिछले कुछ दिनों में ही आपराधिक गतिविधियां बढ़ने से लूट और नकबजनी, एटीएम तोड़ने की वारदातों और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ज्योति पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई, डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा और इसके साथ ही आपको बता दें कि साइबर सेल के भूपेंद्र प्रेम चौधरी ने विशेष टीम बनाकर ही जानकारी प्राप्त की और टीम को जब जानकारी मिली कि पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी द्वारा ही शताब्दी सर्कल की तरफ से ही जाने वाले रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई और इस दौरान ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सुनील बिश्नोई पूर्व में मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरणों में ही कई बार जेल भी जा चुका है। अजमेर में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 19 वर्षीय पीड़िता ने ही गंज थाने में अपने ही 3 चचेरे भाइयों पर 2 साल पहले गैंगरेप करने और धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट सहित ही गैंगरेप में मुकदमा दर्ज किया है और गंज थाना पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय पीड़िता ने थाने पर ही शिकायत दर्ज करवाई कि 2 साल पहले चचेरे भाइयों ने उसे घर में अकेला पाकर यौन शोषण किया। आरोपी ने किसी को बताने पर धमकी दी और इसके बाद आरोपी लगातार यौन शोषण करते रहे और इससे वो गर्भवती हो गई और उसने ही
चाची को चचेरे भाई की करतूत की जानकारी दी तो उसको चुप करवा दिया गया, जिसके बाद से ही निजी अस्पताल में गर्भपात करा दिया गया और कुछ दिन अपने घर पर रखा गया। और इसके साथ ही आरोपी उसे 2 साल तक जान से मारने की धमकी देकर रेप करता रहा। आखिर पीड़िता ने परेशान होकर थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि महिला अधिकारी ने ही मामले में पीड़िता के बयान लिए तो उसने 2 चचेरे भाई को भी साथ होने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि मामले में जब आरोपियों के परिजनों को जानकारी दी गई तो उन्होंने उल्टा आरोपियों का ही सहयोग कर उसको धमकाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने ही 3 चचेरे भाइयों सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच दरगाह पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा को सौंपी गई है। अजमेर शहर के ही पेट्रोल पंप व्यवसायी और उसके परिजनों को एक बार फिर फिरौती के लिए धमकियां मिली हैं। फोन पर मिली धमकी विदेशी कॉल मलेशिया की से आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल व्यवसायी की रिपोर्ट पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। अजमेर एसपी के निर्देश पर उन्हें फिर से सुरक्षा दी गई है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल पंप संचालक नवीन गर्ग को इससे पूर्व 17 से ही 20 अक्टूबर 2021 को धमकियां मिली थी। फिर बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने ही 20 अक्टूबर की रात को नवीन गर्ग के पुत्र नमन के घर पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए, और जिसमें नमन घायल हुआ था। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने ही पूर्व के मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा सहित ही 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया था। और एक बार फिर पेट्रोल पंप व्यवसायी और उनके परिजनों को मिली धमकी पंजाब जेल में बंद भूपेंद्र सिंह खरवा की तरफ से इशारा कर रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप व्यवसायी नवीन गर्ग और दोनों बेटे को मिली धमकी सीधे तौर पर पंजाब जेल में सजा काट रहे कैदी भूपेंद्र सिंह खरवा की ओर से इशारा कर रही है। पेट्रोल पंप मालिक नवीन गर्ग का कहना है कि धमकी देने वाले की आवाज पहले वाले व्यक्ति से मिलती जुलती है। हालांकि आरोपी खुद को मलेशिया से बता रहा है और इस बार बड़े भाई के वीडियो कॉल का इंतजार करने की धमकी दे रहा है। और पुलिस के सक्रिय होते ही पंप मालिक और उनके पुत्र को धमकी भरे कॉल आना बंद हो चुके हैं। पड़ताल में आया कि अजमेर पुलिस की सूचना पर पंजाब के फरीदकोट जेल में ही कैदी से मोबाइल फोन बरामद किया है। और हालांकि पुलिस मामले में उसकी भूमिका को लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है। और अजमेर एसपी विकास शर्मा ने माना है कि धमकी कनेक्शन पंजाब की फरीदकोट जेल से ही है। अजमेर पुलिस फरीदकोट जेल के अधिकारियों से संपर्क में है। अनुसंधान में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पत्नी से परेशान पति ने फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। अब खुदकुशी से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो कह रहा है कि मैं मेरी पत्नी से परेशान हूँ, बार बार मुझे फंसाने की धमकी देती है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और फिर कोटा के उघोग नगर में रहने वाले अनिल मीणा ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल मीणा ने गुरुवार को ही रात को फंदा लगाकर आत्महत्या की है और घटना के वक्त उसके माता पिता किसी शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे। उसका छोटा भाई एक मॉल में काम करता है, वो भी घर पर नहीं था उस समय। और जब भाई वापस घर पर पहुंचा तो घटना का पता लगा। परिजनों ने मोबाइल खंगाला तो उसमें एक वीडियो मिला और इसमें अनिल अपना दर्द बताता नजर आया। सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सौंप दिया है। और अनिल मीणा ने ही मरने से पहले वीडियो में रोते हुए कहा है कि मेरा नाम अनिल मीणा है और मेरी पत्नी ने मुझे परेशान कर रखा है। वो मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसाने की धमकी देती है। मेरी एक छोटी बच्ची भी है। अनिल ने आगे कहा कि मैंने उससे कई बार कहा कि समझौता कर ले, अलग रह ले, लेकिन वो नहीं मान रही। अब मैं और मेरा परिवार उससे प्रताड़ित हो चुका है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं और मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई अनिल की शादी देवीखेड़ा बूंदी निवासी पूजा के साथ करीब 3 साल पहले हुई थी। अरविंद के अनुसार शादी के बाद से ही पूजा ज्यादातर समय अपने पीहर में ही बिताती थी।
बात बात पर वो अनिल और घर वालों से झगड़ा करती थी। दिवाली पर अपने पिहर गई थी और इसके बाद संक्रांति के 2 दिन पहले आई थी। संक्रांति के फिर से चली गई थी और अरविंद ने बताया कि वो बार बार परिवार को मुकदमों में फंसाने की धमकी देती थी और जब उसे तलाक के लिए कहा गया तो उसने कहा कि तलाक भी नहीं दूंगी। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।